हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो आपको पता है मैंने स्टोरी डाल दी थी कि कल वीडियो नहीं आई थी एंड बट आपको रीज़न भी पता है उसका, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आपको अभी भी देखने में पता लग रहा होगा, गला बहुत ख़राब है, आवाज़ हो सकता है शायद उतनी क्लियर ना आ रही हो, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो होपफुली आप लोगों ने वो स्टोरी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जिन लोगों ने भी मिस किया होगा कल, उन्हें ये पता लग गया होगा कि कल वीडियो क्यों नहीं आई थी मेरी एंड कंटिन्यूटी क्यों ब्रेक करनी पड़ी मुझे। अफसोस, आपको पता है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी है जिस पे जोर नहीं चलता हेल्थ पे, राइट? सो पिछला लेक्चर जो आपका था उसको कंटिन्यू करते हैं एंड वन मोर थिंग जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ वीडियोस पे क्वेरीज आपकी आई हुई हैं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जो आपकी लाइव चैट है, देखो लाइव चैट जो आपकी जब लेक्चर चल रहा होता है दैट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, यू नो इट, है ना? तो लाइव चैट पे ऑब्वियसली उस टाइम रिप्लाई नहीं आ सकता है, बट हाँ मैं ट्राई करूंगी कि बाद में आपके जितने भी जो क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, उनको मैं रिप्लाई कर सकूं। और कुछ जो मैंने रिसेंटली देखे हैं उनका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। किसी बच्चे का ये क्वेरी थी कि सॉल्ट जो हम घरों में देखते हैं, नमक, है ना, उसको हम कहते हैं कि जब नॉर्मली कहते हैं ना बेटा सॉल्ट ले आओ, सॉल्ट खाना है या कुछ भी, उसमें आप चाहे काला नमक उसको भी सॉल्ट कहते हो, सेंधा नमक है, जो नॉर्मल आपका सॉल्ट है, वाइट वाला सॉल्ट, दैट इज ऑल्सो सॉल्ट। देखो वो नमक सिर्फ एक आम इंसान के लिए सॉल्ट, हम उसे इंग्लिश का वर्ड लेके चलते हैं, बट एक्चुअल में सॉल्ट आपको पता है ये सारे जो हमने लिखे हैं ना, ये भी सब सॉल्ट्स हैं, राइट? सॉल्ट, आई डोंट नो उन्होंने वीडियो सारी देखी है कि नहीं देखी है मैंने, बट उन्होंने ये पूछा कि सॉल्ट बनता कैसे है, मैंने वो भी बताया हुआ था, बट स्टिल मैं दोबारा बता देती हूँ कि एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें मैंने बताया था कि सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, ठीक है? देखो दोबारा बता देती हूँ मैं, एसिड कोई सा भी होगा प्लस बेस क्या बनाएगा वो? सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? सॉल्ट इसमें बनेगा। एग्जाम्पल ले ले सिंपल सा, चलो एग्जाम्पल सिंपल सा हम ले लेते हैं। बेशक जो घरों में आपका नमक है ना, हम यही कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड है, ऑब्वियसली वो प्योर फॉर्म नहीं होता है, बट स्टिल सोडियम क्लोराइड आपका कैसे बनेगा? देखिए, एसिड मैंने लिया HCl, बेस मैंने लिया NaOH, क्या बन गया? ये रिएक्शन, एक्चुअली मैंने यहाँ सॉल्ट लिखा हुआ है इसलिए ऐसे लिख दे रही हूँ, बट आपकी स्ट्रेट लाइन रिएक्शन होनी चाहिए ऑब्वियसली। NaCl प्लस वाटर, तो ये क्या बना? सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना, है ना? अब आप लोग सोच रहे होगे जो घर में नमक है वो सॉल्ट होता है या ये सॉल्ट होता है? मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सॉल्ट का मतलब है कि एक एसिड और एक बेस जब न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उनके बीच में, तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है? ये सॉल्ट आपका वो चीज है। आप लोग सोच रहे हो कि खाली नमक जो है सिर्फ उसको सॉल्ट कहते हैं, नहीं, वो तो एक आम इंसान के लिए है, या इंग्लिश का वर्ड आप उस तरह से यूज कर सकते हो कि हाँ ये सॉल्ट है ये, ठीक है? बट यहाँ पे जो सॉल्ट है ये सब सॉल्ट्स ही हैं। कैटायन एनायन का मिक्सचर बनने के बाद आपका एक कंपाउंड जो बन रहा है वो सॉल्ट है, ठीक है? तो ये आपका, आई थिंक होपफुली आपकी क्वेरी, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए थे, कुछ सॉल्ट्स दिए हुए थे, आई वुड से ये सारे आपके सॉल्ट्स हैं, ठीक है? अलग अलग मेटल्स के सॉल्ट्स हैं, और इन सारे सॉल्ट्स का मैंने आपको फॉर्मूला लिखने को कहा था एंड ट्राई करने को कहा था। तो सॉल्ट्स का जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने आपको दिया था। सो पहले हम इनके सबके नाम करते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे थोड़ा सॉल्ट्स के बारे में। फिर आपका जो लास्ट में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो मैंने आपको बताए थे कि कंपाउंड्स हैं, है ना? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक, और कॉमन सॉल्ट NaCl जिसको हम कहते हैं, अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, तो इनके सबकी किसी की प्रिपरेशन है, यूजेस है, रिएक्शन है, तो ये सारी चीजें हैं आपके। तो इसलिए मैंने कहा कुछ बेसिक कंपाउंड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? चलो पहले तो हम ये कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड था वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप आपको फॉर्मूला लिखना अब तक आ गया होगा। मैग्नीशियम लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे, वैलेंसी लिखोगे, क्लोरीन की 1, मैग्नीशियम की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? MgCl2, ठीक है? क्लियर है? अगला चले सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में फिर से क्या करोगे आप? Na लिखा, SO4 लिखा, सोडियम के लिए Na, सल्फेट के लिए SO4, Na की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या फॉर्मूला आ गया?
Na2SO4। क्लियर। अगला पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट भी ऐसा ही होगा, 1 है इसका 2 है, तो क्या बनेगा K2SO4। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा CaSO4। ओके। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम लिखो, सल्फेट लिखो, एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 ब्रैकेट में करके आप लिखोगे थ्राइस, क्योंकि सल्फेट आयंस आपके ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स एन आयन है, तो उसको थ्राइस करने के लिए आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट 2 है ना, तभी आपका फॉर्मूला क्या बना CuSO4। ठीक। सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है NaCl, पढ़ते ही आ रहे हो। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। कैसे, एल्यूमिनियम की थ्राइस होगी वैलेंसी, क्लोरीन की 1 है। ठीक। दूसरी बात है, मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहूंगी, देखो जब भी पढ़ाती हूँ ना, मैं ये सोच के पढ़ाती हूँ कि मैं बच्चे को बहुत बेसिक्स से पढ़ाऊं, बट इफ आई एम टीचिंग फॉर 10th, तो ये मान के चलना टीचर का बनता है थोड़ा बहुत एटलीस्ट कि बच्चे को 8th तक का एटलीस्ट आता होगा। 9th का जैसे जो आपका टॉपिक है वो, अब देखो ये सब चीज़ें हैं, जो सॉल्ट्स का फॉर्मूला लिखना, ये ऑलरेडी बच्चा 9th में कर चुका होता है, बट स्टिल आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं बेसिक से कराऊं। ठीक। तो उनमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये लगेगा अरे मैम तो पकाऊ पढ़ा रही हैं, पिछला पढ़ा रही हैं, कुछ को ऐसा लगता होगा शायद कि मैम और ज़्यादा बेसिक से पढ़ाना चाहिए। सो इट वेरीज, आई एग्री, किसी को हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, किसी को ज़्यादा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ फ्रॉम द वेरी बेसिक, ये मान के कि आपको उस टॉपिक का कुछ नहीं पता है। बट इफ़ यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री इन 10th क्लास, तो टीचर ये मान सकता है ना कि कॉपर के लिए Cu सिंबल है, तो हाँ बच्चे को इतना पता होगा। कहने का मतलब है मैं ये मान के चलती हूँ कि आप 10th में हो, तो 9th का मैं ये मान के नहीं चलती हूँ कि आपको आता ही होगा, मैं उसको 8th तक का मान के चलती हूँ। ठीक है। उससे क्या होगा, देखो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पिछला आपका जो सब्जेक्ट है भूलते जाओ। नो, इट शुड नॉट बी देयर, राइट। तो जो आपका लेवल है, जो आपका स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमारी नॉलेज विद टाइम अपग्रेड होनी चाहिए, राइट। एंड अगर आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज़ बेसिक्स पे बहुत वर्क करना। बेसिक्स अगर तैयार नहीं होते हमारे, तो आगे प्रॉब्लम आती है। ओके। तो बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी क्वेरीज ऐसा नहीं है कि मैं लेना नहीं चाहती या कुछ इस तरह से, बट बहुत कई बार एक्टिव शेड्यूल होता है और रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको खुद पता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। सो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन क्वेरीज का आंसर दूं। बाकी आपको पता है लाइव इंटरेक्टिव सेशन रेगुलर होता है, क्विज होते हैं। ठीक है, तो आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड इंटरेक्टिव सेशन पे याद आया, आज आपकी शाम को आपका इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो रेडी रहना। किसी की कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली उसमें पूछ सकते हो। और अब दिवाली आई गई है ऑलमोस्ट, तो हम दिवाली के बारे में भी बात करेंगे, देखते हैं किसने कितनी तैयारियां कर रखी हैं, कौन क्या नया कर रहा है ऐसा। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक पे। एंड आई होप गिले शिकवे अगर किसी के होंगे तो वो चले गए होंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी के मन में कुछ भी ऐसा ना रहे। मैं अपने पार्ट पे पूरा बेस्ट ट्राई करती हूँ हमेशा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, और एक टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है जब उसके स्टूडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ उनको सब समझ में आ गया है, कोई क्वेरी है तो क्वेरी टीचर क्लियर कर दे, राइट। सो जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं मैं यही कहूँगी कि पिछली सारी वीडियोस रेगुलरली देखो। ठीक है, रिवाइज करो सारी चीज़ें, और थोड़ा थोड़ा मेहनत थोड़ी सी और इस तरह से करनी है हमें कि हम अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर कर सकें, राइट। ओके, तो ये हो गया। अब मैंने नॉर्मली बता दिया आपको सॉल्ट्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे। एंड जो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे एक्चुअली सॉल्ट्स के लिए, उसके हमने फॉर्मूले कर लिए। ठीक है, फॉर्मूलेस के हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिए, तो आई होप अब आपको कोई ऐसा सॉल्ट नहीं होगा जो रह जाएगा, है ना। आप किसी का भी फॉर्मूला लिख पाओगे। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है कॉमन सॉल्ट पे। कॉमन सॉल्ट NaCl है, ठीक है, और इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पहले कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना,
इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। कॉमन सॉल्ट आपका बहुत जगह यूज होता है कई सारी चीज बनाने में, तो हम एक तरह से कहना चाहिए मुझे कि रॉ मटेरियल है ये। आपने भी देखो सोडियम क्लोराइड बनाया ना, ये रॉ मटेरियल है आपका इस इंडस्ट्री में कि आप इसका यूज करके और बहुत कुछ बना रहे हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, या वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो केमिकल कंपाउंड, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा जो भी पढ़ने पर, वैसे तो ऑलरेडी आपको सब इसके बारे में पता ही है, बट इससे फर्दर आगे जो कनेक्टिंग है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, फिर ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो वो सब पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने से पहले देखो NaCl आपको पता तो लग गया कैसे बनाना है ना। अभी अभी हमने जो रिएक्शन की थी वो NaCl की थी, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अब बात ये आती है कि सोडियम क्लोराइड आपका यानी कि कॉमन सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डेली यूजेस के कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट, इसको आप क्या कहते हो, टेबल सॉल्ट भी कहते हो। टेबल पे रखा होता है ना सबके घरों में नमक यूज करने के लिए, दैट्स व्हाई टेबल सॉल्ट भी कहते हो। तो NaCl आपका डेली उसकी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बनाने में यूज होता है, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई तरह से। कैसी? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH बेस है वो, आगे उसको आगे आप यूज करते हो कहाँ, सोप बनाने में। तो कनेक्टिंग है ना, एक तरह से कई जगह यूज हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूज है फर्दर आगे, और वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इस तरह से कई जगह है जहां आपका यूज है, ठीक है। तो इसी तरह से इसलिए कहा जाता है सोडियम क्लोराइड आपका डेली यूज के लिए एक तरह से रॉ, डेली यूज के कई सारे मटेरियल्स हैं जिसके लिए ये क्या रॉ मटेरियल का काम करता है। ओके, सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, कैसा आपका वो सेटअप है जिससे कि मतलब रिएक्शन हो रही है क्या, वो सब करेंगे हम, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। मैं पहले एक सेटअप बनाती हूँ, देखो, ठीक है। इसमें है क्या, हाथ दोनों साइड ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन आपका होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का पानी में जो आपने सॉल्यूशन बनाया होता है, ठीक है, NaCl का, उसे आप ब्राइन सॉल्यूशन कहते हो, ठीक। इस साइड आपका ब्राइन सॉल्यूशन होगा विद NaOH, विद NaOH क्यों कहा मैंने, क्योंकि आपका इस साइड NaOH साथ साथ बन रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे मान लो आप कैथोड और एनोड। पहले एक बात बताओ, कैथोड और एनोड कहाँ यूज होता है, ठीक है। कैथोड और एनोड आपका किस प्रोसेस में यूज होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी कई जगह पढ़ा होगा। ये यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, देखते ही पहचान आ गया होगी आपको, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेक करना, इलेक्ट्रोवर्ड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेक करना, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ना, इसमें रिएक्शन हो क्या रही है, देखो NaCl एक्वस ले लो प्लस वाटर, ये आपका बना रहा है NaOH प्लस, अब बहुत से बच्चे हो सकता है यहाँ पे कुछ और बना दे, बट एक्चुअल में आपका यहाँ पे Cl2 प्लस H2 दोनों आपकी गैसेस हैं जो बनेंगी। कहाँ बनेंगी वही आपको बताने के लिए मैंने ये सेटअप बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये पूरी डिप्ड है, डिप्ड मतलब इस सॉल्यूशन में डिप्ड है, ठीक। मैं इसको येलो कलर से शो कर दे रही हूँ। पूरे में आपका ये ब्राइन सॉल्यूशन है दोनों साइड, ठीक। अब दोनों साइड में बोल रही हूँ, इसका मतलब ये क्या है, बीच में जो मैंने ड्रॉ कर रखी है परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल नाम ही लिखो, बट एक्चुअली बेसिकली इसलिए क्योंकि सारा कुछ अलाउ नहीं करता। मेम्ब्रेन है ये एक तरह की, जिसमें से क्या होगा, कुछ इस साइड से इस साइड जाएंगे, कुछ इस साइड से इस साइड, ठीक है ना। Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, अगर एनायंस नहीं जाएंगे इस साइड से उस साइड तो तुमको थोड़ा ना बोला हिलने को, तो तुम
बोला ना तुमको। पता नहीं क्या कर रहा था ऐसे, मैं सोची मैं चलो तो Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, और यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, Na प्लस H प्लस। मैं अब आपको सारा बताऊंगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में ये एनोड, ये कैथोड। एनोड कैथोड कुछ नहीं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, है ना। उनको आपने तार के साथ जोड़ा होता है, सर्किट आप पूरा करते हो, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस पूरे सॉल्यूशन में, आपको पता है ना करंट लगता है, हम कहते हैं ना पानी में करंट ज्यादा लगेगा, तो पानी ऑब्वियस से बात है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए, ठीक है। यहाँ आपका पानी भी है, NaCl आपको ऑलरेडी पता है कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है या सॉल्ट है। सॉल्ट्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। Na प्लस Cl नेगेटिव, दोनों आयंस है ना, आयंस जहां जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, सर्किट पूरा हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो आपका NaCl प्लस वाटर यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण इसमें से आपकी क्या क्या चीजें बनेंगी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 और H2, ठीक है। Cl2 आपकी बनेगी एनोड पे, ठीक है, और H2 आपकी बनेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि कैथोड पे। तो मैं इसको यहां मेंशन कर देती हूँ, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा, Cl2 इस साइड, H2। अब हम ये क्यों कहते हैं कि एनोड पे बनेगी कैथोड पे बनेगी, क्योंकि एक्चुअली जो भी अपोजिट साइन के आप कहना चाहिए कि कैटायंस या एनायंस हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे ना, अपने चार्ज के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करो यहां मैं कह रही हूँ H2 बनेगा, ठीक है, तो H2 का मतलब क्या है, क्या यहाँ पे आ रहा है, ये नेगेटिव, आपका कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल था, तो नेगेटिव टर्मिनल के पास क्या चीज आएंगे, नेगेटिव चार्ज वाली चीज आएगी या अपोजिट साइन वाली चीज आएगी, ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइन वाली चीज आएगी, यानी कि प्लस चार्ज वाली, ठीक है, कैटायन आएगा कोई, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एरो करके क्या दिखाया है, Na प्लस और H प्लस। Na प्लस H प्लस दो चीजें क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे NaCl और वाटर था, ठीक है। NaCl और वाटर में से टोटल क्या क्या चीजें आ सकती थी, Na प्लस, Cl नेगेटिव, H प्लस, OH नेगेटिव, यही चार चीजें थी। तो कैटायंस वाली दोनों चीजें इस डायरेक्शन में जाएंगी, नेगेटिव टर्मिनल के पास जिसे कि हम कैथोड कहते हैं, और एनायन यानी कि नेगेटिव जो आपकी चार्ज स्पीशीज होंगी वो कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज वाले टर्मिनल के पास जिसे हम एनोड कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपकी Cl2 गैस निकलेगी, यहाँ पे H2 गैस निकलेगी, और NaOH भी आपका नियर कैथोड बनेगा, ठीक है। इस साइड मैंने इसलिए लिखा है ब्राइन सॉल्यूशन विद NaOH, ठीक है। क्लियर हो गया आपको सॉल्यूशन, सॉरी पूरा प्रोसेस। अब इस पूरे प्रोसेस को कहा क्या जाता है, देखो, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन वर्ड से आया है, क्लोरीन से क्लोर, एल्कली आपका NaOH, और प्रोसेस मतलब उसका ये पूरा जो सेटअप था पूरा उसकी क्या कह सकते हैं, प्रिपरेशन या प्रोसेस है, ठीक है। एल्कली वर्ड मैंने आपको बताया था, वो बेसेस जो कि पानी में घुल जाते हैं, सारे बेस पानी में नहीं घुलते, कुछ घुलेंगे कुछ नहीं घुलेंगे, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ऑल बेसेस आर नॉट, क्या बोलेंगे हम, एल्कली, है ना, सारे बेसिस तो एल्कली नहीं है ना, बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस, जितने भी एल्कली होंगे वो बेस तो है ही, पानी में घुल रहे हैं, बस ये एक चीज एडिशन है, ठीक है, एडिशनल पॉइंट है उसके बारे में कहना चाहिए। क्लियर हो गया, तो आपको पूरा सेटअप पता लग गया। अब इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए Cl2H2 कहाँ बन रही है, कैथोड एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से आप यह कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लिसिस यानी ब्रेक कर रहे हो किसको, ब्राइन सॉल्यूशन को, ठीक है। जैसे सपोज करो आप वाटर को करोगे तो दो गैसेस बनती हैं H2 एंड O2, ठीक। आपने ये जो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है या प्रोसेस है ये थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में भी हो सकता है, कई जगह आता है, एंड केमिस्ट्री में भी, ठीक। और अगर नहीं पढ़ा तो धीरे धीरे करके पढ़ते जाओगे। अच्छा एक चीज और, किसी बच्चे ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ गया, कलर्स का हमें कैसे पता चलेगा। देखो कलर एक ऐसी चीज है जो कि आप अगर ये सोचो कि अभी इसी लेवल पे आपको पता लग जाए, मतलब 9th-10th के लेवल पे, तो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि कलर या जो आपकी चीज है, सपोज अभी तो आप याद कर सकते हो सिर्फ इसका कलर ये है उसका कलर ये है, ठीक है, बट एक्चुअल में कलर की पीछे की जो थ्योरी है ना वो आपकी काफी डिटेल में है,
कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, एक्साइट होते हैं, वापस आते हैं, एनर्जी की ट्रांजिशन होती है, वहाँ पे आपकी कई सारे प्रोसेस इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब हायर लेवल की स्टडीज को लेके हम कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली 9-10, उससे थोड़ा और +1 +2 में थोड़ी चीज़ें आएंगी और थोड़ा ग्रेजुएशन के लेवल पे फिर आती है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे भी कॉन्सेप्ट आपको मैं कह मतलब कहना चाहिए कि ग्रेजुएशन से भी थोड़ा ऊपर लेवल पे जब आप MSc करते हो वहाँ पे क्लियर होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप स्टडी है ना पूरी। तो अगर हम चाहें कि अभी हमें सब पता लग जाए वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, वो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट इस लेवल के हिसाब से नहीं बने हुए, तभी तो सिलेबस में नहीं डाले हैं, राइट। तो कलर के पीछे की जो थ्योरी है उसके पीछे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन, एनर्जी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, वापस आएगा तो एमिट करेगा, एमिशन की बात आ गई, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगा, कलर कहाँ से आ रहा। अच्छा, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने आपको अभी कलर की जो थ्योरी है वो नहीं बताई है। वो आप धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगे, जब +1 +2 लेवल आगे पढ़ते जाओगे ना केमिस्ट्री, तो अपने आप पता लग जाएगा। फाइन। जैसे सपोज करो अगर कोई बच्चा +1 +2 में मेडिकल पढ़ रहा है और वो ये चाहे कि उसको उसी टाइम MBBS करना है फर्दर, अगर सपोज करो नीट का पेपर के बाद, तो वो ये अगर सोचे कि मुझे जो नीट के पेपर के बाद MBBS में पढ़ना है ना, पूरी मेडिसिन के बारे में, कौन सी मेडिसिन हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसा ड्रग कैसा बॉडी में एक्ट करता है, वो पहले नहीं पता कर सकता ना। वही सेम चीज़ है, ठीक है। सो हैव पेशेंस, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें पता लगेगी। आई एग्री, क्यूरियोसिटी बहुत होती है, और साइंस स्टूडेंट की खासियत यही है कि उसे क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इच्छा उसके अंदर नहीं होगी ना जानने की, जानने का इच्छुक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो मुझे अच्छा लगा जिन भी लोगों ने कमेंट्स किया, पूछा क्वेश्चन, ऐसा तो लगा कम से कम कोई पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो दैट वाज रियली नाइस एंड अच्छा लगा, क्वेश्चंस के आंसर्स करना अच्छा लगता है। आप लाइव सेशन में भी आप लोग आया करो, सब लोग जिसको जो क्वेरी है पूछा करो। तो मैं दोबारा रिमाइंड करा दे रही हूँ, शाम को लाइव सेशन है एंड अप्रॉक्स 9 o'clock के अराउंड ही होगा, ठीक है। तो रेडी रहना और फिर से मिलेंगे, हम गपशप मारेंगे, ठीक। ओके, बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ जो दो चीज़ें नहीं, इनफैक्ट तीनों चीज़ें जो बनी हैं इस प्रोसेस में, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कैसे? ये जो NaOH है ना, ये इसके अपने बहुत सारे यूजेस हैं। NaOH आपका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और ये आपका हेल्प करता है सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखती जा रही हूँ, सोप एंड डिटर्जेंट में इसका यूज होता है, ठीक है। और डीग्रीसिंग मेटल्स, डीग्रीसिंग मतलब ग्रीस या ऑयल वगैरह मेटल्स में से निकालने, वहाँ हेल्प होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ऑलरेडी पता है बहुत जगह वैसे भी यूज होता है, कई जगह के सेटअप्स में, है ना। तो एक एक दो हम यूजेस कर रहे हैं, अदरवाइज यूजेस अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत वास्ट है, ठीक है। अच्छा, H2 गैस आपको ऑलरेडी पता है, एज अ फ्यूल आप यूज करते हो, ठीक है ना। तो H2 गैस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक। इधर Cl2 आपका Cl2 आपको पता है क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, पानी में हम क्लोरीन डालते हैं ना, उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, तो वाटर ट्रीटमेंट लिख सकते हो और डिसइंफेक्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। और आपका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, अगला ब्लीचिंग पाउडर भी आपका आएगा, वहां पे भी ये जो क्लोरीन निकली है ना वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प करेगी, ठीक। कैसे हेल्प करेगी आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडस्ट्री, एक्चुअली ये जो जितने प्रोसेस है ना, देखो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए होता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनाना है प्रोडक्ट भी बने, ज्यादा अमाउंट में बने, कम टाइम में बने। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि क्योंकि ज्यादा अमाउंट में क्यों बने, बेचना है ना। इंडस्ट्री कब हम लगाते हैं वो किस पर्पज से होती है कि सामान आप बेच सको, ठीक। तो ज्यादा भी बनाना है, और जो जो चीजें बने उसमें वेस्ट प्रोडक्ट कुछ ना जाए, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट कुछ ना जाए, सारी चीजें अच्छे से इस्तेमाल हो जाए, सामान लगाना कम पड़े, मतलब इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़े और आउटपुट ज्यादा हो जाए। इंडस्ट्री में कोई भी चीज अगर होती है कमर्शियल लेवल पे, तो उसका यही मेन कहना चाहिए, उसके पीछे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान रखने होते हैं। कम टाइम में बने, कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट निकल के आ जाए, है ना, इफेक्टिव बने, ज्यादा अमाउंट में बने। सो इसीलिए ये प्रोसेस बहुत कहना चाहिए कि इफेक्टिव है। इलेक्ट्रोलिसिस किया है सिंपल, ज्यादा कुछ बहुत यूज नहीं करना पड़ा, और जितनी चीजें बनी सबका यूटिलाइजेशन है। क्लियर? तो ये आपका पूरा हो गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या करना है आगे, अब हम करेंगे फर्दर आगे और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट करते हैं। ओके, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है।
फॉर्मूला है आपका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर तो एक तरह से उसका कॉमन नेम हो गया ना, जिस नाम से वो जाना जाता है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नेम हो गया। ठीक है, ये जो आपका होता है केमिकल नेम होता है, केमिस्ट्री वाला नाम, ये आपका होता है कॉमन नेम, जिस नाम से वो जाना जाता है। एक और आपका नेम होता है कई कई कुछ चीज़ों का ट्रेड नेम या मार्केट नेम। ठीक है, जैसे सपोज करो आपका वो है कोई फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइजर आपका केमिस्ट्री में उसका नाम कुछ और होगा, कहीं कुछ और हो सकता है, मार्केट में किस नाम से वो अवेलेबल है उसे आप कुछ और कहोगे। ठीक है, तो इस तरह से कई जगह ट्रेड नेम या मार्केट नेम अगर आए तो समझ लेना कि मार्केट में किस नाम से फेमस है। ओके, अच्छा, तो अब पिछले प्रोसेस में, क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन बना ना ऑलरेडी, वो क्लोरीन गैस हम कहाँ यूज कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्या किया मैंने, देखो ये क्या है आपका ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये नाम मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नॉर्मल नेम होगा। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर तब कहा जाता है जब इसी को पानी में यूजुअली डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा CaOCl2 प्लस वाटर। बैलेंस करके देख लो क्या बराबर है, कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है, Cl2 आपका चला गया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका बन गया ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। अब बात आती है कि ये ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर देखो, एक तो होता है कि आप कॉस्मेटिक्स की बात करते हो, स्किन की बात करते हो। ठीक है, स्किन वाले केस में ये ब्लीचिंग पाउडर वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं है जिससे कि यूजुअली ब्लीच किया जाता है स्किन के लेवल पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्किन आपकी सेंसिटिव होती है, वहां ब्लीचिंग करने के लिए आपके पास और रिएजेंट्स हैं, आप उनका यूज करते हो। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना, ये आपका ब्लीच करने में हेल्प करता है कहाँ? कॉटन एंड लिनेन, कपड़ा ब्लीच करने में, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, कपड़े को ब्लीच करने में यूज होता है पहली चीज। ठीक है, पेपर को ब्लीच करने में, पेपर या वुड पल्प कहना चाहिए, वुड पल्प को ब्लीच करने में यूज होता है इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, और दूसरा आपका और यूज होता है आपका क्लोथ्स को, जो आपके वॉश्ड क्लोथ्स है, ड्राई क्लोथ्स है, क्लोथ्स को भी आप कह सकते हो, वहां पे भी ब्लीच करने में हेल्प होता है, यूज करते हो आप इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो कपड़े में, वुड पल्प में और स्किन में फर्क है। स्किन आपकी सेंसिटिव होती है, वहां आप इस तरह से कोई भी रिएजेंट यूज नहीं कर सकते, कोई भी केमिकल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आपने देखा होगा जितना ज्यादा हम अपनी स्किन पे केमिकल या कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं उतना ही नुकसान करता है, राइट। तो इसीलिए स्किन के लिए जितने आपकी चीजें हैं वो बहुत सोच समझ के यूज करनी पड़ती है। इसलिए कोई मैं ये कहूंगी कि ये मत सोचना कि कोई भी चीज हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में यूज करने के लिए। ठीक है, केमिकल्स के साथ खेलना इतना आसान नहीं है, राइट। इनफैक्ट जो हम डे टू डे लाइफ में भी मतलब जो लोग एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या फर्दर केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, लैब में हमें नहीं पता होता ऑलमोस्ट कितनी आप डेली गैसेज इनहेल कर रहे हो। ठीक है, रेगुलर वो जितनी गैसेज हैं, जितने केमिकल्स हैं, आप दिख तो रहे नहीं है कहीं ऐसे इस तरह से, बट आप उस एनवायरनमेंट में जो परमानेंट है वो जब आप इनहेल करते जाते हो ना, अंदर सांस ले रहे हो, अंदर तो जा ही रहा है। ठीक है, कितनी मर्जी प्रिकॉशन ले लो, बट जब आप रिसर्च में जाते हो, फर्दर डीप में काम करना है, आपको स्टडी करनी है, तो वो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, राइट। तो वो साइड इफेक्ट्स लेटर स्टेज पे दिखते हैं, पहले नहीं पता लगते हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक। क्लोरीन आपका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। और बाकी अभी क्लोरीन का आपको मैंने बताया ही। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज हो जाता है कई जगह, है ना। वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, उसके लिए वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। स्विमिंग पूल्स में जो आपको होता है ना, वहां भी क्लोरीन डाल दिया जाता है, वो इसीलिए कि ठीक है जर्म्स ना रहे, एक तरह से डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। यहाँ एक पॉइंट आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है, मैंने बताया था ऑलरेडी क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब रिएक्शन बताई थी, वहां मैंने बताया था जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है वो दूसरे को किस में मदद करेगी?
रिडक्शन होने में खुद तो ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरे को क्या कर रही है, रिड्यूस करवा रही है। तो रिड्यूस करवा रही है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। दूसरे वाला मतलब जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा वो दूसरे को ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा होगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं जो बार बार आते रहेंगे, तो इसलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट्स के बारे में हमने बात की, सॉल्ट्स की फॉर्मूले किए और कलर के बारे में बात किया, ठीक है। अब इस चैप्टर में थोड़े बहुत टॉपिक्स रहे हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस, बट वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। यस, यू गॉट इट राइट। एंड वो लेक्चर हमारा नेक्स्ट वीक आएगा, बट शाम को क्या आएगा, शाम को हम दोबारा मिलने वाले हैं, एक दिन में 2 बार मिलने वाले हैं, है ना। शाम को हम मिलेंगे अपने लाइव सेशन में, जहां आप मुझसे कुछ भी क्वेरी शेयर कर सकते हो और हम दिवाली की रिगार्डिंग बहुत सारी मस्ती करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही आप लोग जितना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, ऐसे ही रेगुलरली करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ई एकेडमी स्कूल को भी और ई एकेडमी एजुकेशन को भी। बेल आइकन प्लीज प्रेस करके रखना ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। डेफिनेटली ऐप को डाउनलोड करके रखिए एंड डाउनलोड करके जाइए ऐप पे, देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑलरेडी, आप वहाँ देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज चले हुए हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन ऑल्सो। एंड ई एकेडमी स्कूल पे 9th 10th 11th 12th चारों के लिए आपके कोर्सेज हैं, मैथ्स मतलब चारों क्लासेस के लिए, मैथ्स एंड साइंस के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज रिव्यूज देते रहिए, अच्छा लगता है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली। वैसे मैं शाम को मिलूंगी एंड कल भी आपको विश करूंगी, बट स्टिल दिवाली है यार, थोड़ा तो मज़ा बनता है ना। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।